हम पढ़ रहे थे ऑप्टिमाइजर्स इन डीप लर्निंग, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट, नेस्ट्रो ग्रेडियंट डिसेंट। ये ऑप्टिमाइजर्स हमने पढ़ लिए थे। एंड एडा ग्रिड ऑप्टिमाइजर, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था। जितने भी प्रीवियस ऑप्टिमाइजर्स आपने पढ़े, स्टोकेस्टिक की बात करें तो हर एक पॉइंट पर वो ग्रेडियंट निकाल रहा है। डेटा आप बैच में दे सकते हैं। ग्रेडियंट लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, वेट एक पैरामीटर है जिसके अबाउट आप ग्रेडियंट निकालते हैं, क्योंकि उसी पैरामीटर जिसको मैं वेट कह रहा हूं, जो कि दो न्यूरॉन के बीच में इंटरकनेक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, एडजस्ट करना पड़ेगा, उसे ट्यून करना पड़ेगा ताकि एरर या लॉस कम हो। ट्रेनिंग में यही होता है कि आप न्यूरॉन को वेट और इनपुट देते हैं एंड ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। प्रिडिक्शन आता है, एक्चुअल आपके पास है, आप उससे एरर या लॉस निकालते हैं एंड बैक प्रोपोगेशन से या बैक ट्रैकिंग से आप हर एक लेयर के हर एक न्यूरॉन के वेट को एडजस्ट करते हो। एंड ऑप्टिमाइ ऑप्टिमाइजेशन में हमें ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है वेट, इसमें कुछ इस प्रकार से ध्यान देना है कि रिजल्ट्स आपको सही मिले, बेटर मिले। क्यों? क्योंकि कई प्रॉब्लम होती हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखी, जैसे वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अल्टीमेटली क्योंकि मेरा गोल वेट को एडजस्ट करके एक सही वैल्यू में उसे लाना है, ताकि जो प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच में ज़्यादा अंतर ना हो, लगभग वो सेम ही हो जाए, तो मतलब मैं मान लूँगा कि मेरा मॉडल ट्रेन हो गया अच्छे से। लेकिन उसको लाना, उस वेट को, उस परफेक्ट, क्योंकि आपको मिनिमा ढूंढना है, ये आप जानते हैं, मिनिमा यानी लॉस सबसे कम से कम करना है। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग यू आर अवेलेबल विद, क्योंकि डीप लर्निंग कर रहे हो तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, कई लेयर, कई न्यूरॉन हैं। तो इट्स नेवर बीन इजी कि आप जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को कन्वीनियंट, एफिशिएंट, डेटा के पर्सपेक्टिव में रिजल्ट ऑप्टेन कर लें। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। आर्किटेक्चर क्या लिया, उसमें कितनी लेयर, कितने न्यूरॉन रखे, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगा रहे हो। ओके, ये तो बेसिक्स है। उसके बाद दूसरे पैरामीटर क्या यूज कर रहे हो, लर्निंग रेट क्या है, इसके बारे में भी मेरी प्रीवियस क्लास आपसे हुई है, काफी डिस्कशन हुआ, समझाया। तो यहाँ मैं फिर से आपको जो है एक इंट्रोडक्शन बताते हुए, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मुझे आज डिस्कस करना है, जो कि यूज होगा एडा ग्रिड में, आरएमएस प्रॉप में, एडा डेल्टा में, आगे एडम के अंदर भी। ठीक है, तो डीप लर्निंग जो है उसी ने एक जाइंटिक स्टेप लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक, और न्यूरल नेटवर्क ने जो है आपकी एल्गोरिथम्स और नॉन टेबुलर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड जिसे बोलते हैं, इसको लेकर भी सवाल आया कि सर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये जो होता है इसका क्या करें। आप को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यदि बोलें
तो इमेज, वीडियो, ऑडियो ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी में आपको सीधा सामने वाला सीएसवी फाइल पकड़ा देता है जिसमें टेबुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें रो कॉलम अरेंजमेंट होता है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। यदि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो उसके लिए आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम तो करती है, मना नहीं करा, यूज भी करते हैं अपन, और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। लेकिन क्या होता है उसमें नंबर ऑफ फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब आप इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फीचर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा अरे वगैरह बनाते हो, ठीक है, और बहुत बड़ा डेटा बन जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अरे में ही तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इमेज होगा तो भी अरे में, वीडियो होगा तो फ्रेम में, फ्रेम से अरे में, कुछ भी ले लो आप, करना पड़ेगा। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील करने के लिए तो डीप लर्निंग आई है, ठीक है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी डेटा की ज्यादा है। ओके, तो उसके लिए अपन ने कई पैरामीटर्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ पैरामीटर, और जितने भी मॉडल है इसी पे बन रहे हैं, मिलियन मिलियन बिलियन जो है वो पैरामीटर्स हैं, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। और बैक प्रोपोगेशन में जो खेल होता है आप ये जानते ही हैं, उन पैरामीटर्स का एडजस्टमेंट होना, वेट चेंज होना, ठीक है, ताकि लॉस फंक्शन को अपन कम कर सकें, यही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। और ग्रेडेंट डिसेंट लेते हो, है ना, ग्रेडेंट निकालते हो डिसेंट यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, मिनिमा चाहिए मुझे, कम से कम आना है। तो gradient descent is not usually a preferable choice for training a deep learning network because of its slow convergence rate। तो ये आपसे इनिशियली सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट की ही बात करें तो कहा भी था कि स्लो कन्वर्जिंग रेट के कारण इसको यूज करना, ठीक है, फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो भाई कब तक सॉल्व करोगे यार, ठीक है। आपने स्पीड अप करने के लिए तो सकोस्टिक और फिर मोमेंटम और फिर नेस्ट्रो और फिर एडा ग्रेड, आपने बोला कि हमें तो स्पीड चाहिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दे दो हमें। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है आपका, ठीक, ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि कंप्यूट करती है ग्रेडियंट्स ऑफ लॉस फंक्शंस, ठीक है। और ये आपने इक्वेशन कई बार मैं आपके सामने लिख चुका हूं कि जो नया वाला वेट है वो पुराने वाला वेट माइनस अल्फा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये अपन करते हैं, ठीक है। कई बार लिखी वाली एल्गोरिदम, कई तरीके से लिखी ये वाली एल्गोरिदम, नया तो कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला आपके जो सामने है, ठीक है। और टू अंडरस्टैंड व्हाई gradient descent converges slowly, let us took an example of a ravine where a given function of two variables should be minimized, ठीक है। अब ये रेवाइन एरिया है। रेवाइन एरिया क्या होता है, देखो, रेवाइन इज एन एरिया वेयर सरफेस इज मच स्टीपर इन वन डायमेंशन देन इन अनदर डायमेंशन, स्टीप, ठीक है। अब वो क्योंकि 3D था तो उसको ये 2D पर कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि एक पॉइंट है, ऑसिलेट होते होते वो मिनिमा पर पहुंचा है। सो दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वेयर gradient descent इन द रेवाइन एरिया, द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिपिक्टेड इन अ ब्लू, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ऑब्वियसली एंडिंग पॉइंट है, ये मिनिमा पर पहुंच गया, ठीक है, लोकल मिनिमा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में आप ये देखिए कई ऑसिलेशन हुए हैं एंड देन फिर वो जाकर मिनिमा पर पहुंच गया, ठीक है, यही ग्रेडियंट डिसेंट का काम है। तो फ्रॉम द इमेज वी कैन सी दैट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लोकल मिनिमा हैव डिफरेंट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स एंड आर ऑलमोस्ट इक्वल वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट अलग अलग है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। आप देखो जरा, अ, ये यहाँ से यहाँ तक लगभग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जैसे यहाँ 1,1 ले लो, तो ये मान के चलो 5,1 हो जाएगा। वर्टिकल तो सेम है, हॉरिजॉन्टल या एक्स कोऑर्डिनेट ही जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो ये पॉइंट यहाँ से सीधा इसको मार्क कर दो तो वर्टिकल तो सेम रहा, हॉरिजॉन्टल में बदलाव आया। डायग्राम में तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑल राइट, सो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट to find the local minima will likely make the loss function slowly oscillate toward the vertical axis, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पर जो स्लो ऑसिलेशंस हैं एंड दीज बाउंसेस ऑकर बिकॉज ग्रेडियंट डिसेंट डज नॉट स्टोर एनी हिस्ट्री अबाउट इट प्रीवियस ग्रेडियंट्स, मेकिंग ग्रेडियंट स्टेप्स
मोर अनडिटर्मिनिस्टिक इन ईच इटरेशन। बड़ी बात है ये, इसको सिर्फ पैरा ना समझा जाए। ठीक है, इसने आप समझिए, ये कह रहा है कि आप चलो स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, और आपको मिनिमा पर जाना था तो अपनी प्रोसेस शुरू होगी, और प्रोसेस शुरू हुई। ठीक, तो यहाँ आप देखें, यूजिंग ग्रेड एंड डिसेंट टू फाइंड द मिनिमा, है ना, यही प्रोसेस है, मिनिमा निकालना है आपको। will likely to make the loss function slowly oscillate towards vertical axis. There will be oscillation about the vertical axis. आप ये देख भी रहे हैं, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन है, ये आप देख रहे हैं। शुरुआत में बड़े ऑसिलेशन है, फिर बाद में धीरे धीरे करके ऑसिलेशन जो है वो आपके कम होते गए, और एक जगह जाकर वो मिनिमा को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया। ठीक है, द बाउंसेस ऑकर बिकॉज ग्रिड एंड डिसेंट डज नॉट स्टोर एनी हिस्ट्री। ठीक है, और इसी ये जो ड्रॉबैक है, इसी को अपन ने आगे वाली अल्गोरिथम्स में ये कहा है कि भाई तुम जो प्रीवियस ग्रेडियंट्स निकले हैं उनको स्टोर करके रखना। ठीक है, उनको स्टोर करके रखना आप, ये बात हुई है। तो अंडर अंडर अनडिटर्मिनिस्टिक जो हुआ है, ये जो ग्रेडियंट्स हैं, बिकॉज द इट्स प्रीवियस ग्रेडियंट्स मेकिंग ग्रेडियंट स्टेप्स मोर undeterministic on each iteration. This example can be generalized to higher number of dimensions also. तो खास बात ये थी कि जो बाउंसिंग हो रही है, ठीक है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रीवियस ग्रेडियंट्स को जो है हमने स्टोर करके नहीं रखा, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि प्रीवियस कितना ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, तो हम अपनी जो उछल कूद है वो करते चलते जा रहे हैं। ठीक है, हर एक इटरेशन में जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे अपन को ऑसिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कम भी हुए। ठीक है, यहाँ पहले ज़्यादा ऑसिलेशन थे, फिर कम होते हुए अपन मिनिमा पर पहुंचे हैं। As a consequence, it will be risky to use large learning rate. It could not lead to the कन्वर्जेंस, तो वो डिसकन्वर्जेंस हो जाएगा, या डाइवर्जेंस जो बोलो वो हो जाएगा यदि आपने हायर लर्निंग रेट रखा तो। ठीक है, तो कई बातें इसने यहाँ पर कह दी। ठीक है, तो मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कंप्लीट, और समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। फाइन, सो हियर आपसे ग्रिड एंड डिसेंट के बारे में कहा कि किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं आप, एंड आपको मिनिमा पर पहुंचना है। आप ये देखें तो वर्टिकल जो है उसका कोऑर्डिनेट लगभग सेम रहा, हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आप चले तो आपको ऑसिलेशंस मिले, और धीरे धीरे ऑसिलेशन जैसे जैसे मिनिमा के करीब आया तो आप जाके पहुंच गए वहां पर मिनिमा पे। पुराने ग्रेडियंट्स को स्टोर नहीं करा गया, लर्निंग रेट ज़्यादा होगा तो ऑसिलेशन हाई होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेट में अपडेशंस इरेगुलर होंगे तो ऑसिलेशन भी हाई होंगे, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये वाली बात सामने आपको यहाँ पर निकल के आई। तो आपने मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो पढ़ा। Based on the above example, it would be desirable to make a loss function performing larger steps in the horizontal direction and smaller steps in the vertical direction. ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई तू हॉरिजॉन्टल में तेज गति से जा, और वर्टिकल में तो फ्लक्चुएशन कम दे, तभी तो हम कहेंगे कि लर्निंग या ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है। क्योंकि यदि ऐसे फ्लक्चुएशन वर्टिकल में ज़्यादा हुए तो सीधी बात है, मेरे को जो वेट मिल रहे हैं वो इरेगुलर मिल रहे हैं, वो सही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तेज कन्वर्जन, जल्दी कन्वर्जेंस चाह रहा हूँ, फास्टर, तो हमने मोमेंटम जोड़ दिया। ठीक है, और ये आपको पढ़ा चुका हूँ, मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है। जो मोमेंटम था दैट इज बीटा वी प्लस वन माइनस बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, एंड नया जो वेट आपका आएगा वो आएगा पुराना वेट माइनस अल्फा वी टी, ये करा था हमने। ठीक है, सो द फर्स्ट फॉर्मूला यूज हियर इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो है ना, इसी को अपन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, इट इज डन टू स्टोर ट्रेंड इंफॉर्मेशन। बात समझिए आप कि ये मोमेंटम क्या होता है, क्या देता है। ये ट्रेंड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि अपन जो लर्निंग कर रहे हैं वो किस
पैटर्न को फॉलो कर रही है, ट्रेंड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है यहाँ पर। द सेकेंड इक्वेशन इज द अपडेट, है ना, ये तो जैसे अपन अपडेट करते थे वो तो वही अपडेट है, उसमें कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन वो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके अपन अपडेट कर रहे हैं। अल्फा तो लर्निंग रेट है, ये आप जानते हैं, बीटा आपका जो है पैरामीटर है, ठीक है, मोमेंटम का पैरामीटर है ये, मोमेंटम जो है आप, ठीक है, वो कोएफिशिएंट है वो, ठीक है, मोमेंटम बेस कोएफिशिएंट, और यहाँ आपका ये मोमेंटम है वीटी, ठीक है। तो मोमेंटम जो है आपका, आप we momentum can be particularly useful for cases like the above. That means imagine we have computed gradients on every iterations. Instead of simply using them for updating the weights, we can take several past values and it literally perform update on the weighted direction. आप previous जानकारी लो, उसी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, we simply take the updated weights and from the several past values and literally perform update in the average direction। और उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये देखिए, ये gradient descent है, the gradient computed on the current iteration does not prevent gradient descent from oscillation, ये oscillation से बचाएगा नहीं, लेकिन the average vector of the horizontal component aligned towards the minimum, the average vector of the vertical component is nearly to the zero। तो मुझे ये वर्टिकल कंपोनेंट को ही जो है वो कम ऑसिलेशन देने थे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तेज गति से चलाना था, ये मेरा काम था, ठीक है। तो हमने जब मोमेंटम प्रोवाइड करा तो वो तेज गति से जाने के लिए जो है, क्योंकि आपने मूविंग एवरेज लिया, आपने पैटर्न की बात करी, वैसे मूविंग एवरेज जो है ना, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन वो इस तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं ना, वहां पर मूविंग एवरेज या रोलिंग एवरेज होता है, ठीक है। और जैसे एक दिन अपन ने जैसे डेली तो डे 1 डे 2 का एवरेज, फिर डे 3 में जो प्रीवियस पूरा एवरेज 1 2 3 एंड सो ऑन एवरेज कर करके चलते हैं अपन, ठीक है। तो रोलिंग एवरेज, जैसे आप 7 डेज में, आपको हर 7 डेज में एवरेज लेना है या डेली का एवरेज लेना है या मंथली एवरेज लेना है, तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। और वहां पर जो रोल था मूविंग एवरेज का, वही रोल यहां पर है मूविंग एवरेज का, ठीक है, जो स्टॉक प्राइस में करते थे, यहाँ पर भी वैसा ही है। और वो कह रहा कि आप, क्योंकि ऑसिलेशन हम देखें इनिशियल डायग्राम में कि हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, वर्टिकल तो वही पॉइंट मिला, लेकिन वर्टिकल वो पॉइंट मिला तो सही, लेकिन आपने बहुत ऑसिलेशंस करके, बड़ी मशक्कत करने के बाद आपने उसको पाया है, ठीक है, आपने कन्वर्जेंस की बात करी है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि लर्निंग रेट ज़्यादा रहे तो आप इस पॉइंट पर ना पहुंचते हुए कहीं और पहुंच जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपके ऑसिलेशन ज़्यादा हो तो हमने मोमेंटम जो लिया है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पढ़ भी मोमेंटम वाला पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आया था, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो द मोमेंटम टर्म increases for dimensions whose gradient point in the same direction and reduces updates for dimension whose gradient change in the directions, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड रिड्यूस द अपडेट्स फॉर डायमेंशंस, ठीक है, और फर्दर अपडेट्स को कम करता है whose gradients change directions, ठीक है, जो डायरेक्शंस चेंज करेगी, ग्रेडियंट चेंज द डायरेक्शंस, ठीक है, तो उसके लिए हिसाब से क्या कर देगा वो, ऑप्टिमाइजेशन कर देगा, ठीक है, ग्रेडियंट का। और हमें मोमेंटम से क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट या बेटर ग्रेडियंट कहें वो मिलेंगे, ठीक है, ऑसिलेशन कम मिलेंगे, ठीक है। द मोमेंटम इन टर्म इंक्रीजेस फॉर डायमेंशंस whose gradients point in the same direction and reduces the updates for dimension whose gradient change the direction, ठीक है, जिनका ग्रेडियंट डायरेक्शन चेंज करते हैं उनकी अपडेट वो क्या कर देगा, कम कर देगा, और सेम डायरेक्शन में वालों की वो जो है अपडेट बढ़ा देगा, सीधी सी बात है। सो वी गेन फास्टर कन्वर्जेंस एंड रिड्यूस्ड ऑसिलेशन, मुझे ऑसिलेशन ही कम करना है, यही जो लीड है मैं लेना चाहता हूं। क्योंकि यदि आप सिंपल फॉर्मूला लिखोगे, डेल डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, प्रीवियस क्लास के हिसाब से अल्फा जो लर्निंग रेट है ये कंट्रोल करता है, आपका जो अपडेट्स है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑब्वियस सी बात है कि आप
कोई ना कोई कर्व के करस्पॉन्डिंग काम कर रहे हो। आपका ये जो पॉइंट है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अगला पॉइंट लर्निंग रेट के हिसाब से निकालोगे। हर एक पे तो मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, हर एक पे मुझे ग्रेडियंट निकालना है। तो कह रहा है कि ग्रेडियंट यदि डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, ग्रेडियंट विल चेंज द डायरेक्शन मोर फ्रिक्वेंटली, तो ऐसे में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस, दे आर शोइंग द फ्लक्चुएशंस। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम रोलिंग एवरेज की बात कर लेते हैं, मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। वहां पर एक काम करेंगे, वेलोसिटी ले लेंगे, दैट विल बी बीटा वी प्लस 1 - बीटा इंटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये करेंगे। और जो प्रीवियस ग्रेडियंट है, क्योंकि आपको ये मिल गया, तो अब आप जो नया वेट निकालोगे, डेट विल बी माइनस अल्फा वी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस ग्रेडियंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, जो कि अपन इग्नोर कर रहे थे पहले, यहां से इग्नोर कर रहे थे, प्रीवियस को काउंट नहीं करा अपन ने। आपने किसी पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाला, उसको रख के वेट निकाल लिया, फिर किसी पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाला, उसके उसके अनुसार वेट निकाल लिया, फिर किसी पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाला, फिर वेट निकाल लिया। तो तुम हर एक, क्या बोला था एसजीडी के अंदर, हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालना है। ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली ग्रेडियंट जो है निकाला जाएगा कि डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल, क्योंकि भाई मेरे को पॉइंट को नीचे लेकर आना है, गाड़ी तो चल रही है ना, तो डायरेक्शन वाली बात है। अब डायरेक्शन के हिसाब से ही वो कह रहा है कि वेक्टर पॉइंट करेगा और फ्लक्चुएशन वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा होंगे। ठीक है, ये वाली स्थिति बन रही है। तो मुझे नहीं चाहिए, वर्टिकल में कम चाहिए। वर्टिकल में कम करने के लिए वो कह रहा है कि आपने प्रीवियस वाले ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल नहीं करा, आपने उसे स्टोर करके नहीं रखा, तो इसलिए फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एवरेज लेकर चलोगे तो आपको फ्लक्चुएशन जो है वो कम मिलेंगे और जल्दी कन्वर्ट करोगे। हॉरिजॉन्टली स्पीड बढ़ा दीजिए, और वर्टिकली जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन्स मिल रहे थे, वो नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो अभी भी आपके मन में डाउट होगा कि सर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसा क्या कर देगा। इतना तो अभी समझ में आया कि सर यहाँ पर मैं जब कभी भी ये वी डैश निकालूंगा, तो मेरे को पुराने वाले ग्रेडेंटिव की जानकारी होगी, जिसको मैं इंडिविजुअल जब कर रहा था कंसिडर, तब इग्नोर कर रहा था। ठीक है, सो प्रीवियस ग्रेडियंट्स आर बीन यूज्ड हियर एंड द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इतना तो बात समझ में आई है, क्योंकि देखिए यदि आप यहाँ पर वी डैश रखोगे तो ये वाला ग्रेडियंट आएगा, और अब नया निकालोगे, वी डबल डैश निकालोगे, तो उसमें वी डैश बीटा प्लस 1 - बीटा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू होगा। तो जो वी डैश है उसमें पुराने वाले ग्रेडियंट की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे आपने पुराने वाले ग्रेडियंट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है ये कैलकुलेशंस में। ठीक है, इसी को अपन मूविंग एवरेज का नाम दे रहे हैं, रोलिंग एवरेज जो भी आप कहें उसका नाम हम देकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई देखिए क्या है, मोमेंटम कन्वर्ज जल्दी कर देगा, फास्टर कर देगा, और ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन अभी भी ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम और बात करना चाहेंगे। जब तक पूरा क्लियर डिस्कशन नहीं होगा, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं, और इसने क्या फ़ायदा पहुंचा दिया। क्योंकि आप इनिशियली यदि ग्रेडियंट निकालते थे, वो इंडिविजुअल पॉइंट पर निकालते थे, पुराने की कोई जानकारी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में मेरे को हर बार एक नया डायरेक्शन मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कहें या हम कहें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी है आपका। ठीक है, नया डायरेक्शन मिल रहा है, नया। तो ऐसे फ्लक्चुएशन वर्टिकल में ज़्यादा मिल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल भी कोई इतनी तेज़ गति से नहीं चल रहा है, तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है कन्वर्ज होने में। ठीक है, तो आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हो, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में आपको डेली का डेटा दिया होता है, या वीकली का डेटा दिया होता है, या मंथली का, जो भी है आपको दिया रहता है। आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं वहां पर। ओके, एंड आप ट्रेंड जो है
वो पता करने की कोशिश करते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी स्टॉक बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वैल्यू आप ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हो। So, approximation of the next value in a sequence can be performed in several ways, including the usage of simple baselines or the construction of advanced machine learning models. ठीक है, आप कर सकते हो, ट्रेंड आप करते ही हो आइडेंटिफाई। कई ऐसी एल्गोरिदम है जो आप यूज करते हो टाइम सीरीज की, अरिमा, सरिमा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हैं जिनके मदद से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको क्या करने वाला है यहाँ पर, कैसे हेल्प करता है? Exponential moving average is a robust trade-off between these two methods. Having a simple recursive method under the hood makes it possible to efficiently implement the algorithm. अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ईएमए के बारे में डिटेल में पढ़ना बेटर है। तो ईएमए जो है, it is a type of moving average that places a greater weight and the significance on the most recent data points while still considering the older data points. यानी कि क्या, इन कॉन्ट्रास्ट टू सिंपल मूविंग एवरेज वेयर ऑल द डेटा पॉइंट्स आर वेटेड इक्वली, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज focus more on the recent price changes. And the formula for calculating EMA involves the current price, multiplying it by a constant, and then adding it to the previous periods of EMA multiplied by the different constants. आपको मैंने ये फॉर्मूला इसी तरीके से प्रीवियस नोट्स के अंदर बताया है, लेकिन हाँ ठीक है, उस समय समझ में नहीं आया, मैं आपको यहाँ पर नोट्स में फिर शो कर दूंगा। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं, स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं, ऑफन यूज ईएमए टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, रिवर्सल्स एंड पोटेंशियल एंट्री और द एग्जिट पॉइंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी. Shorter EMA are more sensitive to price changes, are commonly used in short term trading strategies. Or in context to the gradient descent, an exponential moving average is often used for smoothing gradients to improve convergence during training. अब इतनी बातें कही गई हैं, क्या समझे आप? जो यहां पर इतने मैंने नोट्स एक एक लाइन आपको पढ़ के बताई, क्या समझे आप? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम ट्रेंड एनालिटिक्स करने की बात कर रहे हो, ट्रेंड एनालिसिस करने की बात कर रहे हो। आपके सामने उसने सिंपल मूविंग एवरेज का नाम भी लिया, जो कि क्या करता था, इक्वल वेट जो है वो देता था हर एक प्रीवियस डेटा पॉइंट को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये कहा गया है कि आपको जो रीसेंट वाले हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, और जो पुराने वाले हैं उनको लेस प्रेफरेंस देना है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है, हाँ, ग्रेडियंट स्मूथनिंग वाली बात है, वो कह रहा है कि आपको ट्रेंड निकालना है अल्टीमेटली, आपको पैटर्न निकालना है अल्टीमेटली। तो हमारा मशीन लर्निंग तो यही खेल है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द डेटा, है ना, यही होता है मशीन लर्निंग। ग्रेडेंट निकालने में ये नहीं कर रहे थे आप, ग्रेडेंट निकालने में आपने कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करा। जब आप स्टोकेस्टिक ग्रेडेंट डिसेंट की बात कर रहे थे, आपसे कहा गया था कि हर एक पॉइंट पर ग्रेडेंट निकालो, आपने निकाल दिया। ठीक है, आपने प्रीवियस ग्रेडियंट्स को, या सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें, आपने प्रीवियस ग्रेडियंट्स को कंसिडर नहीं करा आपने कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ग्रेडियंट्स कैसे निकल रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट है, वैनिश हो रहे हैं, एक्सप्लोड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई पैटर्न का आपने ध्यान नहीं दिया। यहां ये कह रहा है कि भाई देखिए क्या है, हम अपने ग्रेडियंट्स के पैटर्न को भी कंसिडर करके चलेंगे, और उसको आप अकाउंट करोगे वेट कैलकुलेशन में। ऐसा आपको करना पड़ेगा, प्रीवियस ग्रेडियंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या बात हुई यहां पर? उन्होंने ये कहा दो प्रकार से होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल ज्यादा वेट देता है जो रीसेंट डेटा पॉइंट्स हैं, जो अभी अभी हाल फिलहाल में अपन क्रॉस करके आए हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, वो सारे पॉइंट्स का वेटेड निकालता है, वेटेड एवरेज करता है। ठीक है,
फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लास में देखा है, आप जानते हैं, ठीक है। एंड कुछ अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करा जाता है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, हर जगह इसका यूज होता है। एंड लॉन्गर ईएमएस आर यूज फॉर लॉन्गर टर्म एनालिसिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। गुड इवनिंग सर, ठीक है। तो काफी महत्व है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये बोल रहा है कि आपका ईएमए करंट वाला जो है, करंट टाइम स्टेप पर वो होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट द प्रीवियस टाइम स्टेप, ये होगा। और फॉर्मूले में क्या बोला उसने, व्हाट यू आर गोइंग टू पुट इट हियर, उसने कहा इट टेक्स करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। तो करंट प्राइस ले लो कुछ भी, लेट अस सपोज करंट प्राइस बी पी मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, लेट अस सपोज अल्फा, ठीक है। पी को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए एंड देन एडिंग इट टू द प्रीवियस ईएमए, ठीक है। तो प्लस कर दो आपको ये प्रीवियस वाला ईएमए, तो आपको करंट वाला ईएमए निकल जाएगा। ऐसे ही करते थे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पुराना वाला जो है वो नया वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन काम करेंगे। ऑलराइट, फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं, अब उसने थ्योरी में बोल के भी ये बात कर दी। सो एक ही बात अभी समझ में आ रही कि आप प्रीवियस रिकॉर्ड को कंसिडर करो तो जाके नया वाला निकालना, ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे अपनी ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स हैं, चाहे वो एडम हो, आगे पढ़ाऊंगा, आरएमएस हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, वहां पर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पर्पस ये होता है टू रिड्यूस द नॉइस इन द ग्रेडियंट अपडेट्स। जो अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको हम कम कर सकें। ईएमए का ये काम होता है स्टेबलाइज कर सकें, एक्सिलरेट कर सकें, ताकि वो जल्दी कन्वर्ज करे, वो अपने गोल तक जल्दी पहुंचे। ये हम काम करना चाह रहे हैं ईएमए का, ठीक है। सो कैलकुलेटिंग द ईएमए ऑफ ग्रेडियंट्स इज सिमिलर टू द जनरल ईएमए फॉर्मूला, जैसे वो फाइनेंस में यूज होता है, मैंने कह दिया। इट इज अप्लाइड टू द ग्रेडियंट्स इंस्टेड ऑफ द प्राइस डेटा, इन्वॉल्व्स अपडेटिंग ईएमए फॉर ईच इटरेशन। तो अभी ये पूरा मेरे पास शीट जो है वो ईएमए पर ही है, इसके कैलकुलेशन पर ही है, अभी तो बहुत बात होनी है ईएमए पर, ठीक। तो क्या मोटिवेशन रहा, क्यों पढ़ाया जा रहा है ईएमए, अभी हम समझे कि सर आपने जो इतना डिस्कशन हुआ ये बात कही कि पुराने ग्रेडियंट को रखने से हमको फ्लक्चुएशन कम होते हैं और स्टेबलाइज हमें आपका ग्रेडियंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इमेजिन अ प्रॉब्लम ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग अ गिवन पैरामीटर दैट चेंजेस इन टाइम। On each iteration, we are aware of all its previous values. The objective is to predict the next value. ठीक है, हमारे पास कोई एक पैरामीटर है जो समय अनुसार बदलता है, तो भाई टाइम ट्रेंड एनालिसिस में, टाइम सीरीज में यही तो करते हो आप। आपको यदि स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइस निकालना है तो आप ये कहते हो कि आज का क्लोजिंग प्राइस था 10, ठीक है, कल का था 11, परसों का था 10.5, तो बताओ अब टुमारो का क्या होगा, ठीक है। तो टाइम ट्रेंड एनालिसिस करते हो आप, प्रीवियस वैल्यूज के जो टाइम के अनुसार बदलती है उसी का एनालिसिस करते हो। सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी इज टू सिंपली टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट सेवरल वैल्यू। तो यदि हम प्रीवियस की जो वैल्यूज हैं, जो रिसेंटली अभी 2-3 दिन की है, उनका एवरेज ले लो, ये एक सही है। काई के लिए इतना जो है आप सोच विचार कर रहे हो, यू टेक द एवरेज ऑफ द प्रीवियस रीसेंट वैल्यूज, यही ईएमए है। प्रीवियस रीसेंट वैल्यूज का एवरेज लेना ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहलाता है। और सिंपल मूविंग एवरेज होता है सारी वैल्यूज का वेटेड एवरेज करना, यानी हर एक पॉइंट को आप पूरी प्रेफरेंस दो। यहां अपन जो रिसेंट वाले पॉइंट्स है उनको पूरी प्रेफरेंस देते हैं, और पुराने वालों को क्योंकि वो पुराने हो गए हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि पुराना पैटर्न अभी तक चलता होगा, है ना, अपन नए को ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये कहा दिस माइट वर्क इन सर्टेन केसेस बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर सिनेरियोस व्हेन अ पैरामीटर इज मोर डिपेंडेंट ऑन द मोस्ट recent वैल्यू, ठीक है। वी टेक सिंपली द एवरेज ऑफ द
पास सेवरल, अब उसने कहा कि भाई ये अच्छा है तो सही, लेकिन इट इज नॉट सुटेबल फॉर सिनेरियोस व्हेन अ पैरामीटर इज मोर डिपेंडेंट ऑन द मोर रिसेंट वैल्यू। मैंने वो बहुत ज्यादा बदलाव या डायनेमिक है, ठीक है। सो one of the possible way is to overcome this issue is to distribute higher weights to the recent and fewer weights to the prior, है ना, ये कहा गया। पुराने वालों को भी ध्यान देंगे अपन, लेकिन उसको कम वेट देंगे, नए वालों को ज्यादा वेट देंगे, ऐसा करके चलेंगे। सो द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एग्जैक्टली द सेम, यही काम करता है ईएम में, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द मोर रिसेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कंट्रीब्यूट मोर। जो अभी फ्रेश में ही निकाले गए ग्रेडियंट्स हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो पुराने वाले ग्रेडियंट है धीरे धीरे मतलब उनको आप कम वेट दोगे, ठीक है। तो आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाओगे, यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड अपॉन दिस। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का? फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, आपने अभी जस्ट पढ़ भी दिया। वी टी इक्वल टू बीटा वी टी माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा, ठीक है। तो ये ट्रेंड है, बीटा इंटू वी टी माइनस वन, ये ट्रेंड है और ये करंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये जो थीटा है यही आपका डेल एल बाय डेल डब्ल्यू होता है। तो करंट ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि मैंने करंट पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाला, उसको कहते हैं करंट ऑब्जर्वेशन। और ये भाई जो है बीटा वी टी माइनस वन, ये पुराने पॉइंट पर जो निकला हुआ ग्रेडियंट है वो है ये। तो ये ट्रेंड है ये, ठीक है। इसको इसको अब मैं ऐड कर रहा हूं अपने करंट में, पहले तो ये बात होती नहीं थी, ठीक है। तो जो वीटी है, वीटी ये टाइम सीरीज के अंदर है, ये इट अप्रोक्सीमेट्स अ गिवन वेरिएबल एट टी टाइम स्टेप, मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है। अभी मान के चलो t इक्वल टू जीरो है, तो अपन ने v नॉट कह दिया जो कि अभी जीरो के बराबर है ना। t इक्वल टू जीरो से शुरू करते हैं अपन, वो सबसे आसान लेते हैं। लेट अस सपोज t इक्वल टू जीरो, तो v भी जीरो, vt भी जीरो, यदि t जीरो है तो, ठीक है। फिर क्या हुआ, थीटा इज द ऑब्जर्वेशन ऑन द करंट इटरेशन, नहीं वही डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, करंट पर जो है। बीटा एक हाइपर पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इसको अपन 0.9 0.8 ऐसा कुछ लेते हैं, 0.99 लेना वो भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो this is how we can weight importance should be distributed between a previous average and the current observation. तो let us suppose अभी आपका जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वो t टाइम t इक्वल टू जीरो टाइम स्टेप पर जीरो है, ठीक है। तो v1 जो मैं निकालूंगा दैट विल बी बीटा v0 प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा वन। थीटा वन यानी उस पॉइंट पर निकाला गया ग्रेडियंट, है ना, ये करंट है। और बीटा वी क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी आपको क्योंकि ये जीरो था तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ भी वो नहीं। अब आप अगले पॉइंट पर आए, अगले पॉइंट पर फिर से मोमेंटम निकालो आप, क्या आएगा, बीटा वी वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा टू। तो उस पॉइंट पर निकाला गया ग्रेडियंट ये थीटा टू है। वी वन आपने ऊपर निकाला ही था, वो था वन माइनस बीटा इंटू थीटा वन प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा टू। अब ध्यान दो जरा, देखो थीटा वन आ गया ना किसी बहाने से, यानी पुराना वाला ग्रेडियंट मेरे को कंसिडर हो गया ना, बात समझ गए, ठीक। पहले सिर्फ डेल एल बाय डेल थीटा लेते थे तो आते ही नहीं था, अब आ गया आपको पुराना वाला ग्रेडियंट यहाँ कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। तो भाई बात ये है कि कंसिडरेशन में होने के कारण उसने ये एक्सप्लेन करा था आपको कि यू आर गोइंग टू गेट द स्टेबिलिटी। अब कैसा आएगी जरा और पता करते हैं। तो तुमने ये निकाल दिया और ये इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड देन फिर आपने v3 निकाला, फिर v4 निकाला और निकालते चले गए। एट द लास्ट यू टुक vt दैट इज इक्वल टू बीटा vt माइनस प्लस वन माइनस बीटा इंटू, तो इस तरीके से एक पैटर्न बन गया। ये एक पैटर्न है, वन माइनस बीटा इंटू थीटा टी प्लस बीटा इंटू थीटा टी माइनस वन प्लस बीटा स्क्वायर थीटा टी माइनस टू एंड सो ऑन, ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टीथ टाइम स्टैम्प का फॉर्मूला है, जिसको आप सिंप्लीफाई करते हुए ऐसा भी लिख सकते हो, वन माइनस बीटा इंटू समीशन
ऑफ बीटा टी की टी माइनस आई थीटा आई, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ टीथ टाइम स्टेप। ठीक है, so we can see the most recent observation theta has a weight of 1, the second last observation is minus beta, then the third is beta, beta square, the third last is beta square, and so on. The most recent observation is having a weight 1, then beta square, देन बीटा की वैल्यू कहां से कहां तक की है, 0 से 1 के बीच की है। सो द मल्टीप्लीकेशन टर्म बीटा टू द पावर के गोज ऑन एक्सपोनेंशियली डाउन विद द इंक्रीज ऑफ के जैसा जैसा बढ़ते चले जाएगा बीटा, ऑब्वियसली वो एक्सपोनेंशियली जो है डाउन होता चला जाएगा जैसे जैसे के बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बीटा 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0.8 का क्या होगा स्क्वायर, 0.64, फिर जो भी है क्यूब होगा, फिर जो भी होगा। सो द ऑल्डर ऑब्जर्वेशन आर गेटिंग लेस इंपॉर्टेंट, धीरे 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 करके उनका इंपॉर्टेंस कम होता चला जाएगा और नए वालों का वैल्यू बड़ी होगी। सो वी कैन सम ऑफ दिस टर्म एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस बीटा, ये भी है 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको जो कहा जा रहा था, ये देखिए, इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ बीटा इज यूजुअली चूजन एज 0.9, ये भी बोल चुका था 0.8 या 0.9। तो जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0.9 टू द पावर टी, इज समथिंग लाइक दैट, वो ऐसी होगी। और ये देखो इस तरीके से आएगा, दिस इज द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स, बीटा इक्वल टू 0.9। अब जरा एक बार मैं आपको फिर से यहां पर समझाना चाहूंगा, एंड आई होप कि आपको ये कैसे आया ये तो समझ में आ गया होगा, और बड़ा आसान था ये। आप मैथ्स करिएगा, मैं शीट आपको दूंगा सॉल्व या रिफर करने के लिए, तो आप करिएगा अपने से सॉल्व कैसे क्या इक्वेशन बन रही है। आपको हैंड्स आउट मैथ्स तो करना ही पड़ेगा, मैथ्स के बिना तो फिर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार का आपको पैटर्न बनते हुए मिला। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उसको एक फॉर्मूला का जो है वो बना दिया गया। कहा कि 1 माइनस बीटा, आई की वैल्यू 0 से t तक, टी टाइम स्टेप तक, बीटा इज टी माइनस आई अपॉन थीटा आई, ऐसा करके बोल दिया। ठीक है, अब आई की वैल्यू 0 रखोगे तो कौन सा वाला ग्रेडियंट, योर विच वन, फर्स्ट ग्रेडियंट। ठीक है, देन सेकंड ग्रेडियंट, देन ऐसे टी तक के ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो जब टी पर आओगे तो दैट विल बी थीटा टी, और बीटा हो जाएगा टी माइनस टी। तो टी माइनस टी क्या होता है, 0 होता है। टी माइनस टी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की पावर 0, तो बीटा की पावर 0 1 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग द ग्रेडियंट वैल्यू हियर, ये मुझे मिलेगी। ठीक है, आप समझिए किस तरीके से काम चल रहा है ये देखिए। ओके, तो आपको कहा क्या कहा गया, in the most recent observation theta the weight of has a weight of 1, the second last observation is having beta, the third is having beta square। ऐसा क्यों मिल रहा है, बीटा बीटा स्क्वायर एंड वाई सो ऑन, ऐसा क्यों मिल रहा है मुझे, व्हाट इज हैपनिंग। इसी फॉर्मूले में जरा देखो, टी की वैल्यू पुटअप करके देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, दिस इज थीटा 1, ये देखो थीटा 1 है, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये आपका ओल्डर वाला है, और ये आपका करंट वाला है। तो करंट वाले में जब मैं आई इक्वल टू टी रखूंगा तो वहां पर बीटा तो सलट ही जाएगा, ये देखो सलट गया। आई इक्वल टू टी रखा तो ये तो भाई मैंने क्या बोला, बीटा की पावर 0, और बीटा की पावर 0 1, तो मेरे को सिर्फ थीटा ही मिला। ठीक है, मेरे को सिर्फ थीटा ही मिला, यानी उस पॉइंट पर निकाला गया ग्रेडियंट। और उसके पिछले वाला क्या था, उसके पिछला वाला था ये थीटा टी माइनस 1, दिस इज बीटी बीटा। तो सिर्फ बीटा क्यों आया, अरे भाई बड़ा आसान है, इसके प्रीवियस वाली टर्म क्या होगी, उसके मतलब अभी अभी वाली टर्म है आई इक्वल टू टी, उसके प्रीवियस वाली टर्म होगी टी माइनस 1। सो टी माइनस टी माइनस 1
ये है आपकी बीटा की पावर में, और थीटा है t-1। तो ये t-1, ये देखो t में से t गया तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको मिला बीटा एंड थीटा t-1। तो आपको ये बीटा से मल्टीप्लिकेशन होते हुए नजर आ रहा है, ये भी बना दिया इसने, देखो। अगला क्या होगा, t-t-2, तो वो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अगला होगा t-t-3, तो इस तरीके से होते चला जाएगा, एंड आखिरी में आपको ये मिलेगा। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। ऑल राइट, तो आप देख रहे हैं कि जैसे बीटा है, बीटा स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये तो थोड़ी बड़ी वैल्यू इस तरह, जैसे जैसे ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो इनका प्रेफरेंस भी कम होता चला जाएगा, तो नई वैल्यू का ज्यादा, पुराने वाले का कम। इस तरीके से आप ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपने फॉर्मूला बना लिया फॉर द टीएथ टाइम स्टेप समीशन लेकर। ये आपको समझ में आया है या नहीं आया मुझे बताइए, मैं अलग से भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए भाई, आपको बड़ा आसान है, वी टी इज इक्वल टू 1 - बीटा समीशन ऑफ आई इक्वल टू 0 to t बीटा की पावर, क्या लिखा है यहां पर फॉर्मूला, बीटा की पावर t-i थीटा आई, ऐसा लिख दिया। बीटा की पावर t-i थीटा आई, ऐसा करो। ठीक है, तो जब आप यहां पर i इक्वल टू टी करोगे, यानी करंट टाइम स्टेम्प करोगे, आई इक्वल टू टी करोगे, तो भैया देख लो, 1 - बीटा इंटू समीशन ऑफ आई इक्वल टू टी करा आपने, ठीक है, टू द टी, तो बीटा की पावर t-t थीटा टी, तो ये तो t-t 0 हो जाएगा, जीरो की, तो बीटा की पावर 0 1 हो जाएगा, तो मेरे को तो सिर्फ मिलेगा थीटा टी, है ना, यही मिलेगा। और आप ये देखिए शीट पर उसने ये बताया है, ऊपर देखो जरा, थीटा टी, ये तो मिला। अब इसके एक पहले वाला, अभी वाला टी है, तो मेरे को ये बता दो इसके पहले वाला क्या होगा। इसके पहले वाला होगा t-1, और उसके पहले वाला क्या होगा, t-2, और उसके पहले वाला क्या होगा, t-3, और ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा, t-t जो कि 0, डॉट 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 करो, आखिरी में t-t 0 हो जाए। ओके, तो भाई यदि आपको इसने बोला यहां कि बीटा इंटू थीटा t-1 आ रहा है, तो आप इसी फॉर्मूले में t-1 रख दो, अपने आप पता चल जाएगा, इसी में रख दो, आई की जगह t-1 पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जब रखोगे t-1, तो बीटा की पावर t-t, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आप यदि चाहते हैं तो फिर बता देता हूं मैं, 1 - बीटा समीशन आई इक्वल टू t-1, ये हो गया। तो भाई बीटा की पावर t-i की जगह t-1 रख दो, और यहाँ थीटा t-1 तो था ही। अब ये हो गया t-t+1, तो ये हो जाएगा, t से t कैंसिल, ये होगा बीटा की पावर 1, ये हो जाएगा थीटा t-1। तो पहले आपका आएगा सिर्फ थीटा, फिर आपका बीटा इंटू थीटा, फिर आपका आएगा बीटा स्क्वायर इंटू थीटा, एंड सो ऑन, इस तरीके से आता रहेगा। तो शुरुआत वालों का प्रेफरेंस ज्यादा, आखिरी वालों का, जैसे जैसे वो बीटा की पावर में बढ़ती चली जाएंगी बातें, तो जो है, क्योंकि वो डेसिमल में है, ठीक है, तो उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर फिर आगे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी करा, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ये क्या है, इस तरीके से, यूजिंग द फेमस सेकेंड wonderful limit from mathematical analysis, it is possible to prove the following limit. Limit x tends to 0, 1 minus x, 1 upon x is equal to 1 by e। ये कैसे करते हैं अपन, यहां 1 माइनस एक्स को बीटा मान लो, सो लिमिट, आपको पता है कि यदि मैं 1 माइनस एक्स को बीटा मानूंगा, ये एक लिमिट का प्रॉब्लम है, जरा इसको जरा फोकस करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है आपको, लिमिट
1 माइनस एक्स, लिमिट 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ऐसा दिया, और x टेंड्स टू 1, ऐसा बोला है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, 0 है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन ई होती है। वो कैसा आएगी, क्योंकि यदि 1 अपॉन 0 कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है काम करो, यदि x 1 माइनस एक्स को जो है वो कुछ और मानो, क्या मानो यहाँ पर 1 माइनस एक्स को, उसने कहा बीटा मानो। ठीक है, तो यदि x 0 की तरफ टेंड करेगा तो बीटा 1 की तरफ टेंड करेगा। तो उन्होंने ये पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, इन्होंने कहा लिमिट बीटा टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स की जगह बीटा रख दिया, और ये अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की तो x क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस बीटा, ये हो जाएगी। तो बीटा टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, ये चीज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आएगी। So the second wonderful limit in another form. Now we also know that the equation for the exponential moving average, every observation value is multiplied with the beta term that indicates how many timestamps we have computed. So since the base beta is equal to both cases, we can equate the exponents for the both. So beta की power t is equal to beta की power 1 upon 1 minus beta. ठीक है, तो भाई ऐसा कर लिया इसने, बीटा की पावर टी इज इक्वल टू बीटा की पावर 1 अपॉन 1 माइनस टी, ऐसा करके जो है यहाँ पर उसने 1 माइनस बीटा, ये ऐसा दोनों का सब्सटीट्यूशन कर दिया। अब दोनों पावर में है तो जो है वो इक्वेट हो जाएंगे, टी इक्वल टू 1 माइनस बीटा, ये हो जाएगा। बाई यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर अ चूजन वैल्यू ऑफ बीटा वी कैन कंप्यूट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प for a weighted term to reach to 1 upon e, that is equal to 0.368. It means that the observation computed within last iterations have a weight term greater than 1 upon e, and more precedent out of the timestamp range come to be lower, which is much less significance. So in reality, the weights are lower than 1 upon e, make a tiny impact on exponentially weighted average. That is why we said that the given value of beta, the exponential weighted average, takes into consideration the last observations. उनको ये कंसिडर करता है। ठीक है, तो भाई आपको एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई करूं ये बात। ठीक है, क्या हुआ, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये रिजल्ट जो है वो सामने आया, 1 माइनस बीटा, बीटा की पावर टी माइनस आई इंटू थीटा आई, ये आपको आया। और फिर ये अचानक से आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में यहां पर लेकर आ गया कि जो है आपको लिमिट की मदद से अपन मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। और प्रूव करने में उसने कहा कि देखिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, जिसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स होता है, और एक्स यदि 0 से टेंड करता है, ठीक है, तो 1 बाई ई आंसर आता है। तो इन्होंने इसको क्या करा कि चलो हम नाम बदल रहे हैं, ये 1 माइनस एक्स को हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसने इसको बीटा के टर्म्स में लिख दिया यहाँ, इस तरीके से इसने बीटा के टर्म्स में इसको लिख दिया, ऐसा करा। तो जब बीटा के टर्म्स में लिखा तो ये, क्योंकि उससे 1 अपॉन ई आंसर आता था, तो इससे भी 1 अपॉन ई आंसर आएगा, जो उसने बोल दिया। ठीक है, सो फिर आगे क्या हुआ, वी नो दैट इन द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपने इक्वेशन निकाली है, एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा। ये देखो, आपने ये जो इक्वेशन निकाली थी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली, उसमें हर एक टर्म बीटा से मल्टीप्लाइड है, ये आपने करी थी, एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा, ये आपने करा है। तो फिर उसने क्या बोला, वेयर टी इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम स्टैम्प, है ना, टी ये बता रहा था कितने टाइम स्टैम्प तक चले हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने टाइम स्टैम्प तक आप चले, वो टी बता रहा था। सिंस द बेस बी बीटा इज इक्वल इन बोथ द केसेस, बीटा तो सेम है दोनों केसेस में, सो वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ द फॉर्मूला। वो बीटा की पावर टी हुआ करता था वहां पर, यहां मेरे को मिला है बीटा की पावर 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, ये मेरे को मिला। तो इसने कहा कि दोनों को इक्वेट कर दो आप, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ऐसा काम कर दो आप।
ये बीटा की पावर टी हुआ करता था वहां पे, यहाँ पर बीटा की पावर में 1/1 - बीटा आया। और ये चीज कहाँ से और कैसे लेकर आ रहा है, वो एक लिमिट के फॉर्मूले से लेकर आ रहा है आपके लिए। एक लिमिट का फॉर्मूला है, उसको कंसिडर करके जो है बोल रहा है वो कि आपको हम 1/e के बराबर होता है 1 - x/1/x टू द पावर में जब जाता है ये, तो आप उसको बीटा कर दीजिए। और ये कह रहा है लिमिट बीटा की पावर बीटा 10 to 1 1/1 - बीटा। ठीक है, तो ये भी 1/e के बराबर होगा। फिर उसने कहा कि भाई मेरे को इक्वेशन में तो हर एक टर्म बीटा की पावर टी से मल्टीप्लाइड है, हर एक टर्म बीटा की पावर टी से मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको उससे इक्वेट कर देते हैं, 1/1 - बीटा से इक्वेट कर देते हैं। तो जो टी है वो हो जाएगा 1/1 - बीटा, ये टी हो जाएगा। ठीक है, वो ये कह रहा है ये टी टी के बराबर हो जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर अ चूजन वैल्यू ऑफ बी, कोई भी वैल्यू आप बीटा की चूज करो, आप नंबर ऑफ टाइम्स टाइम कंप्यूट कर सकते हो, बीटा की कोई भी वैल्यू आप टाइम निकाल लोगे टू रीच 1/e। ठीक है, दैट इज 0.368। वहां तक पहुंचने के लिए आप इस चीज को कंसिडर कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे। ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इतनी बात है यहां पर। और आगे क्या कहा गया कि आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जैसे मान के चलो ये अभी बीटा है और ये उनकी टी की वैल्यू, दीज बीटा एंड टी की वैल्यू। बाय टेकिंग बीटा 0.9 indicates that approximately 10 iterations the weight decay to 1/e compared to the weight of the current observation. In another words, the exponential weighted average mostly depend on the last 10। तो वो 0.9 का मतलब है 10, यानी तभी ये कहा जाता है कि तुम बीटा की वैल्यू 0.8 या 0.9 लो। वो क्यों ली जाती है उसका जस्टिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर। ये बहुत ही टेक्निकल और कहीं ये मिलेगा नहीं पढ़ने में, कोई बताएगा नहीं, कोई समझ में आएगी नहीं बातें। तो इसने बहुत ही टेक्निकल आपको समझाया है कि तुम बीटा की वैल्यू 0.9 क्यों लेते हो। वो इसलिए लेते हो कि मेरे को आखिरी के 10 ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है। द वेट डिके इज 1/e in that compared to the current observation. In other words, exponential weighted average mostly depends on only the last 10 observation। बाकी पुराने वाले तो सब निपट जाते हैं, उनका कोई इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। 0.9 लेने से मेरे को 10 आएगा, आप देखो। ठीक है, 0.9 इफ आई डू कंसिडर, ये देखो ये 10 आ रहा है टाइम्स टाइम्स की वैल्यू। यदि मैं 0.9 लेता हूँ और 0.9 लूंगा तो एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज वो 100 प्रीवियस 100 पर डिपेंड करेगा। ये वाली बात है। अब भले ही आपके दिमाग में ये फिर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये तो पूरा डेरिवेशन तो हमें समझ में आ गया, डेरिवेशन में कुछ था नहीं, आपने सीधा ये जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी कैलकुलेशन का, आपने जीरो से शुरुआत करी, फिर 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, अप टू टी कर दिया, अप टू टी तक लेकर गए हो आप। तो ये तो हमें फॉर्मूला जो है उसमें कोई इशू नहीं है। आपने इसे समीशन में भी कैसे लिख दिया हमें ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ जो इसने थ्योरी में बोला कि भाई जो है जो थीटा है उसका वेट 1 होता है, वेट 1 होता है। तो आप इसको समझो, थीटा है उसका वेट 1 होता है, वेट 1 होता है। आप भैया देखो, हमारी लीनियर रिग्रेशन में भी हम क्या पढ़े थे, WX प्लस, है ना, WX+B। तो ये तो इंटरसेप्ट होता है और ये क्या होता है आपका, ये W क्या होता है, व्हाट इट इज अ W स्लोप होता है। आपको हर एक इक्वेशन ना इसी सिनेरियो में बनते हुए मिलेगी। वो क्या कह रहा है, आपको आया थीटा, फिर आपको आया बीटा थीटा, फिर आपको आया बीटा स्क्वायर थीटा, फिर आपको आया बीटा क्यूब थीटा एंड सो ऑन, ऐसा करके आया। तो वो कह रहा है यहां मैं 1 डॉट थीटा लिख दूं तो बीटा की वैल्यू 1 है, यानी वेट 1 है, ऐसा बोल रहा है। बाकी यहाँ पर वेट बीटा है, यहाँ पर बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर बीटा क्यूब है एंड सो ऑन। थीटा ग्रेडियंट है आपका, डेल एल बाय डेल थीटा वो ग्रेडियंट है आपका, ये बोल रहा है वो। क्योंकि मुझे लगा
कि आपको शायद ये बात समझ में ना आए कि मोस्ट रीसेंट हैज अ वेट वन। वेट वन क्यों बोल रहा है वो क्या होता है, डब्ल्यू एक्स करते हैं ना अपन, डब्ल्यू एक्स करते हैं, तो ये बीटा इंटू थीटा है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे को यहाँ थीटा मिल रहा था, तो उसके आगे वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो थीटा का थीटा आएगा। तो पहले वाले का वन, दूसरे वाले का बीटा, तीसरे वाले का बीटा स्क्वायर, चौथे वाले का बीटा क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि इन प्रैक्टिस बीटा की वैल्यू अपन 0.9 चूज करते हैं। ठीक है, और ये सब करने के बाद देखो, एक मिनट, ये सब करने के बाद फाइनली आपको उसको वन माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। You have to multiply that term by 1 minus beta. That's what you have to do. ठीक है, ये काम आपको करना रहेगा। फाइन। और हम 0.9 चूज करते हैं। 0.9 क्यों चूज करते हैं भाई, अभी आगे पता चलेगा। 0.9 उसने उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया। तुम 0.9 क्यों यूज करते हो? यदि 0.99 करोगे तो फिर वो मेरे को 100 प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को ध्यान देना पड़ेगा। 0.9 करूंगा तो जस्ट प्रीवियस जो भी आपके जो है आपके 10 गए हैं उनको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये हुई कि ऐसा एक लिमिट का फॉर्मूला है, वो लिमिट वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स या वन बाई ई के बराबर होता है। तो इसको वन माइनस एक्स को बीटा मानते हुए आपने लिमिट चेंज कर दी, ऐसा बोल दिया बीटा टेंस टू वन, बीटा वन अपॉन वन माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू वन बाई, ये आपने बोल दिया। बीटा वन की तरफ जा रहा है, बीटा टेंस टू वन। ठीक है, तो भाई हमारे पास भी जो बीटा की वैल्यू आप यदि देखें यहां यहां देखें तो आप समझ पाएंगे कि बीटा पहले वाले में ही तो वन हुआ है। देखो ये वन हुआ है, ये वन से थोड़ा छोटा, और छोटा और छोटा, तो यहां बीटा की पावर टी से बीटा की वैल्यू वन तक आपको आना है। देखो ये बीटा की पावर वन, यहां बीटा की पावर टू, बीटा की पावर थ्री, बीटा की पावर फोर, बीटा की पावर टी, टीएथ इटरेशन तक जाते जाते तो बीटा की वैल्यू वन है हाईएस्ट। उसने बोला बीटा टेंड्स टू वन, ये कह रहा था वो, बीटा टेंड्स टू वन, ऐसा कहा उसने। तो जब बीटा टेंड्स टू वन की बात हो रही है, ओके यहां पर, ठीक है, ये है बीटा टेंड्स टू वन, बीटा वन अपॉन वन माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू वन बाई ई, ये होता है। नाउ वी नो दैट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द बीटा की पावर टी, हर एक ऑब्जर्वेशन बीटा की पावर टी से मल्टीप्लाई होता है। एंड टी इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम स्टेम्स आर देयर। ठीक है, ये बताता है कि कितने टाइम स्टेम्प है, हर एक टर्म बीटा से तो मल्टीप्लाई होती है। ओके, तो भाई ये जो मेरे को मिला है ये वाली बात, भाई मैं इसी से बीटा की पावर टी को इक्वेट करूंगा, सिंस बीटा इज इक्वल टू बोथ द केसेस। ठीक है, टी इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम स्टेम्स आर गोइंग, तो बीटा इज इक्वल टू बोथ द केसेस, वी कैन इक्वेट, इनको आप इक्वेट कर सकते हो, बीटा की पावर टी को बीटा की पावर वन अपॉन वन माइनस बीटा, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। ये टाइम स्टेम्स हैं और ये आपका बीटा कोएफिशिएंट हाइपर पैरामीटर है, इट कैन बी इक्वेटेड। और आपको टी की वैल्यू मिल गई वन अपॉन वन माइनस बीटा, और आप क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है एंड बस बात खत्म हुई। आप बीटा की वैल्यू 0.9 रख तो टी की वैल्यू 10 आ जाएगी, सीधी सी बात है। दैट मीन्स जो मोस्ट रिसेंट वाला है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड। ठीक है, जो रिसेंट 10 है उनको कंसिडर किया जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो आपको पैटर्न क्या बन रहा था, यदि मैं यहां पर बीटा की वैल्यू वन रखूं, टू रखूं, कुछ भी आप देखिए, बीटा की वैल्यू वन, ठीक है, बीटा की वैल्यू वन, देन सो ऑन, जो भी है वो बीटा की वैल्यू चलती चली जाएगी। बीटा की वैल्यू वन है, अभी तो खैर 10 to 1 ही कर रखा है क्योंकि एज पर तो मेरा लिमिट का फॉर्मूला था। ठीक है, तो बीटा 1 की तरफ ही टेंड कर रहा है। ठीक है, तो भाई उसके हिसाब से इन्होंने इन दोनों को इक्वेट करा, टी की वैल्यू निकल गई, टी की वैल्यू से उसने क्लियर कर दिया कि भाई आपको लास्ट 10 इटरेशंस यूज करना है। ठीक है, फिर आगे और भी बात है, बायस करेक्शंस करना। ठीक है,
एंड जहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। बट द पॉइंट इज, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करना चाहूँगा, रिकैप करना चाहूँगा कि देखिए आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करी। आप डब्ल्यू डैश जो निकालते थे वो ऐसे निकालते थे, ठीक, हर एक पॉइंट पर ये कैलकुलेट होता था। तो नया, ठीक है, इट्स न्यू वेट, ठीक है, नया ये कैलकुलेट हो रहा है। इन्होंने कहा कि प्रीवियस ग्रेडियंट्स को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन के अंदर, तो उनको भी आप स्टोर करोगे तो यू मे गेट अ बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि बात हुई थी वर्टिकल फ्लक्चुएशन ज्यादा आने को लेकर। हॉरिजॉन्टल तो जाना ही है, वो तेजी से जाना है, वर्टिकल फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो इन्होंने बोला कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करें जो कि पैटर्न आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप ट्रेंड को कंसिडर करके चलिए साथ में। तो ट्रेंड के लिए उन्होंने कहा वी डैश इज इक्वल टू बीटा वी प्लस वन माइनस बीटा इंटू थीटा, ये बोला उन्होंने। तो ये था आपका ट्रेंड और ये आपका करंट था। आपने इसी को रखते हुए V1 V2 V3 निकाला और आपके सामने एक फॉर्मूला आया। फॉर्मूला ये आया कि दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू वन माइनस बीटा समीशन बीटा थीटा ये आया। और बीटा की पावर आपने टी माइनस आई करी है, ये करा। और आई की जो वैल्यू है वो 0 से टी तक है। तो इसने कहा भैया बीटा जो है हमारा वो समीशन, यदि आप लो समीशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू टी, ये है मेरा बीटा टी माइनस आई, ये है ना। तो इसको यदि मैं सिर्फ समीशन इसी मोड पे लिखूं तो ये हो जाएगा वन प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा की पावर टी, ऐसा हो जाएगा बीटा की पावर टी। ऑलराइट, ऐसा करके तो आप यदि कहोगे कि सर ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है मालूम है? ए, जहां तक अब मैं याद करता हूं, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशो जो होता है। तो ये कॉमन रेशो की बात करूं मैं, सो दैट विल बी, ए तो वन हो गया, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशो बीटा है यहां पर। तो बीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन, इस तरीके से हो गया। ओके, एन इज योर नंबर ऑफ, जितना ये है, तो मुझे लग रहा है टी, सो दैट विल बी बीटा की पावर टी माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन, ये हो गया। अब भाई वो एक लिमिट वाला फंडा ले आया। उसने कहा कि वन माइनस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन ई होता, ऐसा करके वो लिया। आपने कहा ठीक है मैं बीटा रखता हूं, तो बीटा की पावर वन अपॉन वन माइनस बीटा, ये वन अपॉन ई के बराबर होगा, वह एक्स टेंड या बीटा टेंड्स टू वन, वेयर बीटा टेंड्स टू वन, ऐसा करके। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, ये वाली बात बोल रहे हो आप, तो ऐसा सिनेरियो हमें ये बीटा, उसने कहा कि भाई ऐसा बोल रहे हो बीटा वन अपॉन वन माइनस बीटा वन वन अपॉन ही, आप ऐसा कहना चाह रहे हो टेंड्स टू वन, ये आप कहना चाह रहे हो। तो हमारे पास जो है फॉर्मूले में होता है बीटा की पावर टी, ये होता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म के आगे बीटा लगा हुआ होता है। और वो ऐसा कुछ हमको, ये देखो हर एक टर्म के आगे बीटा लगा हुआ है, ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ बीटा कंसिडर कर लिया, ये देखो ये बीटा कंसिडर कर लिया। ओके, और ऐसा करके तो मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला बना लिया। उसने कहा हर एक टर्म के आगे बीटा लगा हुआ होता है,
तो जो है आप इनको इक्वेट कर दीजिए, दैट विल रिमेन, वो सेम बात है, बीटा के पावर 1 माइनस बीटा इक्वल टू बीटा के पावर टी, बोथ आर सेम। तो आप इनको इक्वेट कर दीजिए और टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा, ये निकाल दो। और जब आपने बीटा की वैल्यू 0.9 रखते हैं इन जनरल, तो टी यानी आप जो आपके रीसेंट टाइम स्टेप्स है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी वैल्यू, प्रीवियस वाले धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ई एम ए वाली बात। बाकी थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करके उसने जो है वो कुछ बायस करेक्शन वाला भी मैटर है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे कल सेम टाइम पर। एंड फिर आपको एडा ग्रेड, बस वही था, एडा ग्रेड क्लियर हो जाएगा, आरएमएस प्रॉप भी वैसे ही है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, एडा ग्रेड आरएमएस प्रॉप भी बता दूंगा, एडम पर आ जाऊंगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फाइन, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आपने कई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर समझी होगी।